पुर इसरार वाक़यात और शैतानी कुव्वतों के रूबरू किसी तिलस्माती वजीफ़े या किसी पीर के असाए मोजज़ नमा के बगैर आयात कुरानी के विर्द और दरूदों का सहारा सिफली ताकतों के खात्मे के लिए मातूब और मुर्तिद इल्म का सहारा नहीं लिया। गुमराही और अनदेखी कबाहतों में घिरे इंसान के लिए वाहद सहारा खुदा की ज़ात और उसकी याद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दीवाना इब्लीस एपिसोड नंबर 18। मेरा मतलब है काका, क्या तुम मेरी बात भूल गए? मैं तो अब तुम्हारे इंतज़ार में हूँ काका। जब तुम तक मौत को गले लगाकर मेरे पास नहीं चले आते, मैं हवेली में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अहम बात यह है कि अब तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ सकते हो, शबकात की मौजूदगी में। हाँ, तुमने तो नाश के जिस मंत्र का जाप कर लिया है, उसके बाइस शबकात तुम्हें इस अबलेसी हवेली में आने से नहीं रोक सकता। रह गई मेरी बात, तो मेरा मस्कन इस हवेली का वो कमरा है जो जनान खाने के शुरू में है, और वो मेरा मस्कन इसलिए है कि उस कमरे में तो नाश ने मेरे बदन को जला कर राख किया है, और अगर कभी मैं यहाँ से दूर हुआ तो मैं उड़कर तुम्हारे पास चली आऊँगी काका। मेरा तो अब मकसद ही तुम हो। तुम जहाँ भी होगे, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। तुम जब चाहो दिन में नहीं रात को मुझसे मिलने इस कमरे में चले आना। मैं तुम्हारे लिए चश्मे बराह मिलूँगी। दिन के वक़्त इस हवेली के दरो बाम पर कफल लग जाते हैं। अब आओ, मैं तुम्हें वो कमरा दिखा दूं जहां मुझे रहना है। वो मेरे आगे आगे किसी जिंदा वजूद की तरह चल पड़ी। मैं उसके पीछे पीछे सहरज़दा सा चलता हुआ पिछले दरवाजे से हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। रात अपने सफरी पहर में थी। हवेली बकाया नूर बनी हुई थी। वो मुझे उस कमरे में लाई जिसमें इस वक्त हम सब मौजूद हैं। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र फर्श पर पड़े एक जले हुए हड्डियों के ढांचे पर पड़ी। मैं ठठक कर रुक गया। ये मैं हूँ काका। वो ढांचे के पास जाकर खड़ी हुई। मुझे तुम्हारे आने तक इसी हालत में रहना है। मैं इस पर कादर नहीं हूँ कि अपने इस पंजर को फर्श से उठाकर कहीं और रख सकूँ। मैं उसकी बात पूरी सुने बगैर आगे बढ़ा और उस ढांचे को एहतियात से उठाकर बिस्तर की तरफ चला। ना काका, ना, इस बिस्तर पर मत रखना। ये बिस्तर इस अय्याशी का गवाह है जो हर रात उस पर की जाती रही है। आज के बाद इस कमरे में तो नाश आएगा, ना कोई गुनाह का खेल खेला जाएगा। मगर मैं नहीं चाहती कि मेरा जला हुआ बदन भी उस नापाक बिस्तर से मिस हो, और मैंने बड़े एहतराम, बड़े एहतियात और मोहब्बत के साथ उसके ढांचे को उस कुर्सी पर डाल दिया। यूँ लग रहा था कि जैसे अभी के अभी उसके ढांचे में जान पड़ जाएगी, वो बोल उठेगा। फिर यही हुआ। वो आगे बढ़ी और उस ढांचे में समा गई। मेरी नज़रों के सामने अब कुर्सी पर हड्डियों का पिंजर नहीं, वो खुद बैठी मुस्कुरा रही थी। तुम जब भी आओगे ना काका, मैं इस ढांचे को तुम्हारी नज़रों से छुपा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि इसे देखकर तुम कराहत महसूस करो। पगली हो तुम। मैं इस सारे अरसे में पहली बार दिल से मुस्कुराया। तुम जिस सूरत में भी मेरे सामने आओगी, मुझे अच्छी ही लगोगी। आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस तरह मुझे दिखाई देना चाहती हो। काका, वो सरशार हो गई। आंखें बंद करके वो जैसे झूम गई। उसी वक्त दूर कहीं किसी मुर्ग की आवाज़ उभरी। उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। काका, अब तुम जाओ। सुबह होने से पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो खोए खोए लहजे में बोली। मैं असबात में सर हिलाकर रह गया। मेरा दिल ना चाह रहा था कि वहाँ से जाता, मगर मैं वहाँ रह भी ना सकता था। आखिरी बार मैंने उसे जी भरकर देखा। उसने मुझे निगाहों की तहों में उतार लिया। फिर इससे पहले कि मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता, एक ख्याल ने मेरे कदम जकड़ लिए। तुमने मेरा नाम जान लिया, मुझे जान लिया, मगर मैं तुम्हें किस नाम से याद किया करूँगा? आनिया, उसने ख्वाबनाक अंदाज में कहा। और
वक़्त पलट गया, मंजर बदल गया, माजी ने दम तोड़ दिया, हाल उनके सामने रोशन हो गया। कमरा वही था जहां से आनिया ने काका को रुखसत किया था। कमरे की हालत भी वही थी जो काका के रुखसत होते वक़्त थी। आनिया भी वही थी। काका आज फिर उससे मिलने आया था, मगर अकेला नहीं। आज उसके साथ सोहराब और फारूकी भी थे। कहानी ख़त्म हो गई, मगर नहीं। 25 साल पहले शुरू होने वाली यह कहानी तो अभी जारी थी। उसे तब तक जारी रहना था जब तक काका अपनी आनिया से विसाल के लिए मौत से हमकिनार ना हो जाता। इस कहानी को काका की मौत ही ख़त्म कर सकती थी। सोहराब और फारूकी ने झुरझुरी सी ली। काका दीवार के सहारे टेक लगाए सर झुकाए बैठा था। आनिया कुर्सी पर उदास और किसी ख्याल में खोई हुई बैठी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। काका। अचानक आनिया की मधुर आवाज़ ने कमरे के सकूत को दरहम बरहम कर दिया। काका ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें नम थी। चेहरे पर उदासी की एक दबीज तय दिखाई दे रही थी। मुझे दुख दे रहे हो काका, आनिया ने उसकी आंखों में झांका। खुद को बहला रहा हूं आनिया, काका के होंठ लर्जे। गए वक़्त की धूल सर में डालने से शोरीदा सिरी को चैन मिलता है। कैसी अजीब बात है फारूकी साहब। सोहराब ने अचानक ज़ुबान खोली तो काका और आनिया भी उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। हम लोग अपनी मोहब्बत को दुनिया की सबसे अनोखी शय समझ लेते हैं। किसी दूसरे को उसके सामने शुमार ही नहीं करते। ये फ़ख्र करने लगते हैं। इस जाम में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे जज्बों के मुकाबले में किसी का कोई जज्बा है ही नहीं। जो मोहब्बत हमने की है उससे बढ़कर कोई और कर ही नहीं सकता। मगर उसने रुक कर एक पल को आनिया और काका की जानब बड़ी रश्क भरी नज़रों से देखा। लेकिन कभी कभी यूँ लगता है कि हम तो मोहब्बत की अलफ बे से भी वाकिफ़ नहीं हैं। तुम ठीक कह रहे हो सोहराब, फारूकी ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। आनिया और काका की मोहब्बत के सामने हम लोगों के दावे महज दावे ही लगते हैं। मोहब्बत तो इन दीवानों की है, मोहब्बत तो इन दीवानों से बाकी है। ऐसी कोई बात नहीं फारूक बाबू, काका फीके से अंदाज में मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी भर की महरूमी को जब आनिया का दामन मुयस्सर आया तो वो लपक कर उसमें बाअमां हो गई। उस जाए पनाह को छोड़ना अब इस जज्बे के लिए मुमकिन ना था जिसे आप, मैं, आनिया हम सब मोहब्बत कहते हैं। इतनी सी बात है। मैंने तो अपने आप को पनाह दिलवाई है। मोहब्बत अगर यही है तो मैं आनिया उसके गवाह हैं। आप लोगों को देखते ही मैंने जान लिया था कि एक मोहब्बत करने वाला दूसरे मोहब्बत करने वाले की तलाश में दीवाना हो रहा है। मैं उस जज्बे के एहतराम में जुनून की आखिरी हद तक जा सकता हूँ। आनिया ने मुझे यहाँ के माहौल से चुरा चुरा कर ऐसे अलूम, ऐसे जाप अता किए हैं कि अब मेरे लिए माजी, हाल और मुस्तकबल से बाखबर हो जाना एक रोज़मर्रा की बात है। उसने बात ख़त्म की और फिर कान लगाकर गौर से कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। आनिया, उसने चंद लम्हों बाद कहा, तो वो जो इसकी जानब पहले ही मोहब्बत पाश निगाहों से देख रही थी और भी वराफ्ता होकर उसे तकने लगी। मौसीकी थम गई। आनिया धीरे से चौंक कर आनिया ने भी फारूकी और सोहराब की तरह उस तरफ ध्यान दिया। वाकई मौसीकी की झंकार अब सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, आनिया ने कुर्सी छोड़ दी। वक़्त आ गया। फारूकी और सोहराब भी बिस्तर से उठ गए। काका दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। अच्छा काका, रुखसत, आनिया ने इजाज़त चाही। मैं रुकूं या? जवाब में काका ने पूछा। जैसे तुम मुनासिब समझो। मैं इन दोनों को लेकर पूजा हाल में जा रही हूँ। सोहराब बाबू की बीवी वहीं होगी और कलमाशा वो शबकात के साथ आराम करने चला गया होगा। रात का आखिरी पहर भी गुजरने को है। इससे ज़्यादातर वो लोग जागेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या होगा उससे? फारूकी ने पूछा। जैसे रोशनी की एक नन्ही सी किरण अंधेरे की दुनिया में तबाही मचा देती है ना बाबू,
उसी तरह इन लोगों के लिए रात के बाद सुबह की आमद का ख्याल बड़ा जानलेवा होता है। जब ये अपने मस्कन में होते हैं तो इब्लीस के कदमों में नींद करने को भी अपनी परस्तश का हिस्सा समझते हैं। हाँ, जब ये बाहर होते हैं तब मजबूरन इनको दिन का अजाब झेलना पड़ता है, मगर जितनी देर भी ये तारीकी के चेले रोशनी में रहते हैं, खौफ और मजबूरी की गिरफ्त में जकड़े रहते हैं। बहरहाल आइए चलें, अब ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं। आनिया, मैं यही हूँ तुम्हारी वापसी तक। जवाब में दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई आनिया ने महज सर हिला दिया। फारूकी और सोहराब भी उसके पीछे कमरे से निकल गए। काका फिर दीवार के सारे टेक लगाकर बैठ गया और उसकी सोच में गुम निगाहें उस खाली कुर्सी पर जमी हुई थी जिस पर चंद लम्हे कबल आनिया का गुदाज वजूद बहार दे रहा था। पूजा हाल बहुत वसी और अरीज था। सामने दीवार पर इब्लीस की मकरू तस्वीर फर्श से छत तक इस तरह बनाई गई थी कि उसका एक एक बाल दूर ही से साफ दिखाई दे जाता। पूरे हाल में कोई सामान ना था, खाली और खामोश उस लंबे चौड़े कमरे में सिर्फ इब्लीस की दीवार पर पेंट की हुई तस्वीर थी, या फिर उसके कदमों में फर्श पर पड़ी शमा जिसे बड़ी तरतीब से लिटाया गया था। यूं लगता था कि वो चित लेटे किसी ख्वाब के मज़े ले रही हो। हाल का दाखिली दरवाज़ा आनिया के इशारे पर सोहराब ने इतनी आहिस्तगी से खोला कि आवाज़ पैदा ना हुई। अब वो तीनों हाल के दरमियान खड़े थे। सोहराब ने शमा की जानब बढ़ना चाहा, मगर आनिया ने उसे रोक दिया। ऐसे नहीं सोहराब बाबू, वो हाथ उठाकर बोली, वो आज़ाद नहीं है। सोहराब और फारूकी ने आनिया की बात पर चौंक कर सामने लेटी शमा की जानब देखा जो किसी भी बंदिश से महरूम थी। इब्लीस अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उनको यूं घूर रहा था जैसे उधर उन्होंने कदम उठाया उधर वो उन पर झपट पड़ेगा, और उसकी तस्वीर इतनी मुकम्मल और जानदार थी कि महावरतन नहीं हकीकतन वो जिंदा लगती थी। मगर सोहराब ने कहना चाहा, वो बज़ाहिर बिल्कुल आज़ाद है, मगर दर हकीकत उसे नादीदा बंदिशों में जकड़ दिया गया है। ये देखिए। आनिया ने मुंह ही मुंह में कुछ अल्फाज दोहराए और दोनों हाथों को प्याले की शक्ल देकर उसमें फूंक मार दी। फिर उसने यूं हाथों को हरकत दी जैसे कोई हाथों की औक में पानी लेकर किसी पर फेंकता है। एक नीम जर्द सा गुबार उसके हाथों से उड़ा और शमा पर जाकर बिखर गया। हल्की सी चकाचौंध ने उनकी आंखों में रोशनी भर दी। फिर उन्होंने साफ देखा कि बज़ाहिर नींद लेती शमा के हाथों और पैरों पर सुर्ख रंग के दो दो बालशित लंबे सांप यूं लिपटे हुए हैं कि उनमें से हर एक की दुम फर्श में मेख की तरह गड़ी हुई थी। वो मुंह खोले बार बार फुंकारते और उनकी फुंकार से आग के शोले फिजा में बिखर जाते। ये है वो तिलस्म जो कलमाशा ने तुम्हारी बीवी की हिफाजत के लिए उस पर कायम कर रखा है। अगर तुम दोनों में से कोई भी उस तक चला जाए तो ये सांप एक पल में उसे डस कर ख़त्म कर देंगे। फिर अब क्या करना होगा? सोहराब ने बेताबी से पूछा। मैं अभी इसे ख़त्म करती हूँ। ये कहकर आनिया ने आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ सीने पर बांधे, वो सर झुकाए, अब बिल्कुल खामोश खड़ी थी। कितने ही पल खामोशी और इंतज़ार की सूली पर गुजर गए। सोहराब और फारूकी के लिए एक एक लम्हा अजाबनाक हो रहा था। वहाँ की पुरइसरार दहशत उनके दिल हिला रही थी। वो कितने भी दिल गुर्दे के मालिक हों, ऐसी माफूकल फितरत सूरत हाल में उनके अंदर का खौफ बार बार अंगड़ाई ना लेता तो वो इंसान ना कहलाते। एकदम आनिया ने आंखें खोली और आहिस्ता से शमा की जानब फूंक मार दी। उसके लबों की वाह होते ही उसके मुंह से एक सितारा सा चमकता हुआ बरामद हुआ जो दूसरे ही पल लपक कर शमा के बदन पर किसी बादल की तरह साया फगन हो गया। रोशनी का ये बादल एक या दो पल शमा के ऊपर रहा और फिर सिमट कर बारी बारी चारों सांपों से टकराया और गायब हो गया। सांप एक पल को साकत हुए, फिर जैसे उनके बदन तड़क गए, लहराकर उन्होंने फन डाल दिए। उनके फर्श में गड़ी हुई दुमें बाहर निकल आईं और उन्हें चारों के चारों की गिरफ्त शमा के हाथों पैरों पर से ख़त्म हो गई।
जल्दी करो सोहराब बाबू, अपनी बीवी को उठा लाओ, आनिया ने तेजी से कहा। दूसरी लम्हे फारूकी और सोहराब ने शमा की जानब दौड़ लगा दी। सोहराब ने पैरों और फारूकी ने हाथों से लिपटे सांप अलग अलग करके एक तरफ फेंके। सोहराब ने शमा को दोनों हाथों पर उठाया और वो पलट पड़े। आनिया बेचैनी से इधर उधर देख रही थी और उनको साथ आने का इशारा करके वो हाल के दरवाजे की जानब बढ़ गई। हाल से निकलकर उसने फारूकी को इशारा किया। उसने दरवाजे को पहले की तरह बंद किया और वो तीनों जैसे उड़ते हुए आनिया के कमरे की तरफ चल पड़े। शायद इनको 5 मिनट लगे होंगे जब वो वापस लौट आए। काका उनको कमरे में दाखिल होता देखकर तेजी से उठ खड़ा हुआ। आनिया का चेहरा जर्द हो रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और कुर्सी पर गिर पड़ी। आनिया, काका लपक कर उसके करीब चला आया। क्या हुआ आनिया? उसने सोहराब और फारूकी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। कुछ नहीं काका, कोई फिक्र की बात नहीं। आनिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। फिर वो सोहराब और फारूकी की तरफ मतवज्जा हुई। तुम लोग निकल जाओ बाबू, देर ना करो, ये बात ज़्यादा देर नहीं रह सकती, जाओ। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। सोहराब ने हाथों पर बेसुध पड़ी शमा से नजरें हटाकर उन दोनों को देखा। तकल्फात में मत पड़ो बाबू, जाओ। आनिया का चेहरा मजीद जर्द हो गया। आनिया बेकरारी से काका का बेहाल हो गया। ये तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं काका, मैंने अपने हिस्से की कुछ ताकत इन मजलूमों पर कुर्बान कर दी है। अभी मैं ठीक हो जाऊंगी, वो उखड़े उखड़े लहजे में बोली। आनिया, काका उसकी कुर्सी के पास घुटनों के बल बैठ गया। जाओ बाबू जाओ, देर ना करो और कभी किसी से अपने यहाँ आने और इस हवेली का जिक्र ना करना, वरना लोग तुम्हें दीवाना समझेंगे। बस अब जाओ। आखिरी अल्फाज पर उसका लहजा तहकमाना हो गया। फारूकी ने सोहराब का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ खींचा। घबराओ मत, तुम्हारे बाहिफाजत यहाँ से निकल जाने तक मैं तुम्हें अपने ध्यान में रखूंगी, जाओ। आनिया ने हाथ उठाकर जैसे उनको अलविदा कहा। काका, शुक्रिया आनिया। सोहराब तशक्कर अमीद निगाहों से उनको देखते हुए दरवाजे की जानब पलटा। काका ने रुख फेरे बगैर उनकी तरफ अलविदाई अंदाज में हाथ हिला दिया। उसकी तो जान पर बनी हुई थी, उसकी आनिया अजियत में थी। वो दोनों बल्कि तीनों दरवाजे से निकल गए तो काका ने कुर्सी के हथे पर माथा टेक दिया। आनिया, वो भीगी हुई आवाज़ में बोला। मत घबराओ काका, मैं ठीक हूँ। मुस्कुराने की कोशिश में आनिया की अजियत और अया होगी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों खुद को दुख दिया? दुख देकर जो सुकून मैं महसूस कर रही हूँ उस पर से अपने पछतावे की तेज़ धूप हटा लो काका, वरना हमारे खलूस को गिरहन लग जाएगा। आनिया, काका बस इतना ही कह सका। बस काका, खामोश हो जाओ, ज़रा देर को मुझे इन दीवानों का ध्यान करने दो, आनिया ने प्यार से कहा और काका ने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त कमरे में जैसे जलजला आ गया। आनिया एक धाड़ थी जिसने उन दोनों को हिला दिया। काका उछल पड़ा। आनिया ने चौंक कर आंखें खोल दी। दरवाजे में खड़ा कलमाशा उन दोनों को बड़ी कहर आलूद निगाहों से घूर रहा था। आओ कलमाशा आओ। आनिया ने तसव्वुर में गांव से बाहर निकलते हुए फारूकी और सोहराब को देखा। शमा होश में आ चुकी थी और उनकी रफ्तार का साथ देने की कोशिश कर रही थी। मुतमिन अंदाज में उसने सर हिलाया और पूरी तरह कमरे में पैदा होने वाली सूरत हाल की तरफ मतवज्जा हो गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे दरमियान रह कर तुम हमें नुकसान पहुंचाती हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो बकता झुकता अंदर चला आया। क्या नुकसान पहुंचाया मैंने तुम्हें कलमाशा? आनिया ने भोलपन से पूछा। बच्ची ना बनो आनिया। वो उससे चंद कदम के फासले पर आकर रुका। इस लंगड़े ने इन पागल के बच्चों को तुम तक पहुंचाया और तुमने उनकी मदद की। मेरे कब्जे से एक बार फिर उनको रिहाई मिल गई। तुम्हें अपना तिलस्म मजबूत रखना चाहिए था कलमाशा, अचानक खुश के लहजे में आनिया ने कहा। मैं तो यहाँ रहती ही इसलिए हूँ कि जहाँ जहाँ नकब लगा सकूँ लगाऊँ और तुम लोगों की बदी को दीमक की तरह चाटती रहूँ। इबलीस तुम पर कहर नाज़िल करेगा आनिया। कलमाशा बददुआओं पर उतर आया। तो करने दो, शायद उसी से तुम्हारा कुछ भला हो जाए। आनिया के लहजे में लापरवाही इंतहा पर थी। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता आनिया, मगर इस लंगड़े को मैं समझ लूँगा।
वो बड़े धमकी अमीर नज़रों से काका की तरफ देख कर बोला, बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल ना करो कलमाशा। आनिया बाकायदा तलखी पर उतर आई। इससे तुम जो तस्कीन हासिल करते हो मैं उसमें भी छेद कर सकती हूँ। एक वक्त आएगा आनिया जब तुम अपने इन अल्फाज और अपनी इन हरकतों के लिए पछताओगी। मैं कभी उस वक्त से गाफिल नहीं रही कलमाशा, उसके लिए मैंने तैयारी कर रखी है। बको मत। वो फिर आपे से बाहर हो गया। मैं देख लूँगा तुम्हें। देख लेना, फ़िलहाल जाओ, हम ज़्यादा देर तुम्हारा वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ओहो, वो गुस्से से नाच कर रह गया। पाँव पटकता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया। आनिया, काका ने जुबान खोली, ये कहीं उन लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। नहीं काका, आनिया ने आंखें बंद करके तसव्वुर किया, वो तीनों महफूज हैं। कलमाशा आने वाली रात की पूजा तक बाहर नहीं जा सकता। शबकात ने बेदार होने से इनकार कर दिया है। उसे कलमाशा के दर्द से कोई दिलचस्पी नहीं। वो अगर इब्लीस के हुक्म से उसके चेलों को पनाह देने का पाबंद ना होता तो शायद वो कलमाशा को इतने तावन से भी महरूम ही रखता। वो बदतनीयत और बदकमाश आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का पक्का है। वैसे भी वो कलमाशा से हसद करता है। कलमाशा जिस ताकत के असूल के लिए कोशा है, अगर वो उसे हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो शबकात जैसे बदी के द्यो कामत मुजस्मे तो उसके आगे पानी भरते नजर आएंगे। इसीलिए वो उसकी मदद से जी चुरा गया है। ये तो अच्छा ही हुआ आनिया, वरना अगर वो कलमाशा की मदद पर उतर आता तो उन लोगों का यहाँ से सही सलामत निकलना दुश्वार हो जाता। हाँ, इन दोनों की आपस की चैकलश ने किसी का भला कर दिया। आनिया के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। काका ने उसकी मुस्कुराहट में रौनक सी महसूस की और दिल इत्मीनान से लबालब हो गया। तुम अब ठीक हो ना? वो उसे कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से देखते हुए बोला। हाँ। जर्दी से सुर्खी में बदलते चेहरे पर आनिया ने मुस्कुराहट का गहरा नक्श कायम करते हुए जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तुम भी जाओ काका, सुबह होने वाली है। जवाब में काका ने जैसे उसे नज़रों से चूम लिया। बहुत बेहुदा हो तुम काका। आनिया ने जैसे उसका जहन पढ़ लिया और उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। चलता हूँ, काका ने मुस्कुराकर कहा और उठ खड़ा हुआ। आनिया ने चोर निगाहों से उसकी तरफ देखा और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। काका ने दरवाजे के पास जाकर कदम रोके, जरा सा जाविया बदल कर उसे निगाहों के अहाते में लिया। वो उसी को देख रही थी। काका के इधर देखते ही आनिया ने फिर चेहरे का रुख बदल लिया। होले से हंसकर काका दरवाजे से निकल गया। अगले ही लम्हे कमरे की फिजा में एकदम उदासी और बेरौनकी ने डेरा जमा लिया। कुर्सी पर अब हंसती मुस्कुराती बोलती सुनती आनिया नहीं, उसका ढांचा दिखाई दे रहा था। सोहराब ने शमा को हाथों पर उठा रखा था। फारूकी उसके पीछे पीछे था। मुमकिन हद तक तेज़ रफ्तारी से वो गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर चले जा रहे थे। खासा खान की दुकान बंद थी। सुबह होने में थोड़ी ही देर बाकी थी। खेतों और सब्जे पर हल्की हल्की हवा चहलकदमी कर रही थी। अचानक कराह कर शमा ने आंखें खोल दी। सोहराब ने रफ्तार हल्की कर दी। फिर वो रुक गया। फारूकी दाएं बाएं आगे पीछे देखते हुए उनके करीब चला आया। शमा, शमा जान। सोहराब ने उसे आहिस्ता से कच्ची ज़मीन पर उतार दिया। सोहराब वो उसका सहारा लेकर खड़ी हो गई। इधर उधर देखा और हैरत से उसकी आंखों से उमड़ पड़ी, हम कहाँ हैं? ये सब बाद में पूछ लेना। ये बताओ, आसानी से चल सकोगी? सोहराब ने वक़्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए जल्दी से कहा। हाँ, कोशिश करती हूँ, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, वो थके थके से लहजे में बोली। तो आओ, उस वक़्त बातें करने का मौका नहीं है। सोहराब ने उसका हाथ थामा और चल पड़ा। फारूकी ने ज़ुबान खोलना मुनासिब ना समझा और अब वो पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे। गांव से निकलकर जो ही उन्होंने कच्चे रास्ते पर कदम रखा, एक अजीब बात हुई। वो ठठक कर रुक गए। सुबह काज़ब का अंधेरा एकदम उड़न छू हो गया। हर तरफ रोशनी, उजाला और दिन का नूर फैलता चला गया। बेइख्तियार उन्होंने पलट कर गाँव की तरफ देखा। खेत मौजूद थे, हरियाली मौजूद थी, गांव के अंदर जाता रास्ता मौजूद, मगर दूर से दिखाई देने वाली हवेली का कहीं वजूद ना था। हैरत ज़दा नज़रें आपस में मिली। शमा ने इस सूरत हाल को सबसे ज़्यादा महसूस किया।
फारूकी और सोहराब के कानों में आनिया का फिक्रा गूंजा। कभी किसी से यहाँ आने और हवेली का जिक्र ना करना, वरना लोग तुम्हें दीवाना समझेंगे। बात उनकी समझ में आ गई। शमा को समझाने का वक़्त नहीं था। वो उसे साथ लिए खामोशी से वापसी के रास्ते पर चल पड़े। तकरीबन 10 मिनट बाद वो ठीक उस जगह पहुंच गए जहां से नशीब में उतरकर उन्होंने कच्चे रास्ते पर कलमाशा का पीछा किया था। हैरत पर हैरत उनके लिए दरवाजे खोलती जा रही थी। दूर से उनको रेस्तुरान में लोगों की चहल पहल दिखाई दे रही थी। पीटीडीसी वालों की बस भी मौजूद थी। वो ज़रा सा आगे आए। कच्चा रास्ता एक पगडंडी की शक्ल में घूमकर रेस्तुरान तक जा रहा था। उन्होंने नशीब से कट कर वो रास्ता अख्तियार किया। शमा के लिए वो चढ़ाई चढ़ना शायद मुश्किल हो जाता। 5-7 मिनट के बाद वो रेस्तुरान तक आ पहुँचे।